everyone, I welcome to you guys to the channel of Ivy Legal. तो इस चैनल में हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट की लेक्चर सीरीज का सेक्शन 12 और 13 डिस्कस करेंगे आज हम. नाउ सेक्शन 12 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट किस बारे में बताता है और सेक्शन 13, these two sections we are going to discuss in one video. रीजन बीइंग कि सेक्शन 12 बहुत छोटा है तो हम इसको एक ही वीडियो में कंपाइल कर देते हैं. So now section 12 talks about in the suits for damages, facts tending to enable the court to determine amount of damages becomes relevant. मतलब कि कोई भी सूट जैसे कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में और यूजुअली टॉर्ट के केसेस में हम डैमेजेस क्लेम करते हैं, तो जो भी हम डैमेजेस उस समय क्लेम करते हैं तो कोर्ट कुछ फैक्ट्स को कंसीडर करता है और उन फैक्ट्स के बेसिस पर डिटरमाइन करता है कि हाँ इतना डैमेजेस इस पार्टी को पे करना पड़ेगा. तो जो कोर्ट जब ये डिसाइड करता है कि कितना डैमेजेस पे करना है पार्टी को, दैट बेसिकली दैट दोज फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट. तो यहाँ पर अब ये बात आती है कि वो कौन से फैक्ट्स हैं जो रेलेवेंट हो जाते हैं. तो हम सपोज हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज इफ देयर इज अ केस देयर इज अ केस फॉर लिबल, ठीक है, लिबल और स्लैंडर जो हमने पढ़े हैं टॉर्ट में. तो इफ देयर इज अ केस फॉर लिबल, देन other defamatory statements made by the defendant also becomes important, because if other defamatory statements are also proved, then this would increase the amount of damages, right? क्योंकि अगर आप सिर्फ इतना प्रूव करते हो कि हाँ लिबल था, तो एक सर्टन मान लो 50,000 रुपए कोर्ट आपको डैमेजेस दे रहा है, लेकिन आप ये भी प्रूव कर देते हो कि लिबल के साथ साथ जो लिबल स्टेटमेंट्स दिए पार्टी ने, उसके साथ साथ उसने अदर डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स भी बोले थे. देन if those defamatory statements are also proved, then this defamatory statements would lead to the situation where the amount of damages would be enhanced by the court, right? Because this is an aggravating factor. तो यहाँ पर वो सारे facts जो defamatory statement दिया वो बताते हैं, वो सारे facts भी relevant हो जाते हैं. अब इसको हम जैसे समझ लेते हैं कि जैसे suppose fact in issue है यहाँ पर क्या, amount of damages decide करना. तो वो सारे facts जो amount of damages को either increase करते हैं और decrease करते हैं, those facts also become relevant. So this was all about section 12. Now coming on to section 13. Section 13 ये बोलता है कि facts relevant when right or custom is in question. तो कभी भी कोई right अगर किसी भी right का या custom का existence अगर question में है, whenever there is any right or custom in question, then all those facts which are relevant regarding such right or custom becomes relevant when these facts are enabling any right or enabling any custom, then those facts become relevant. अब हम सबसे पहले इस सेक्शन को समझने के लिए ये समझेंगे कि what is custom and what is right. right एक्चुअली इस सेक्शन में है क्या और custom इस सेक्शन में किस चीज को लेके बात करता है. तो custom इंग्लिश लॉ में भी डिफाइंड है और इंडियन लॉ में भी है. सो बेसिकली जनरल डेफिनेशन कस्टम की ये बोलती है कि इट इज अ रूल एग्जिस्टेड फ्रॉम टाइम इममेमोरियल एंड हैज ऑब्टेन्ड फोर्स ऑफ लॉ. बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है और उसके बाद उसने लॉ का रिकॉग्निशन भी ले लिया है. सो दैट बिकम्स अ कस्टम, वैलिड कस्टम. बट इन ऑर्डर टू हैव अ मोर क्लैरिटी ऑन दिस, हम किसी भी कस्टम के मतलब एज पर इंग्लिश लॉ फॉलोइंग वैलिड रिक्विजिट्स हैव्स टू बी फॉलोड फॉर एनी प्रैक्टिस टू बी कॉल्ड एज कस्टम. तो वो कौन से रिक्विजिट्स हैं जो फॉलो करने होते हैं एज पर इंग्लिश लॉ आर कि फॉर अ कस्टम टू बी वैलिड it has to be ancient, मतलब वो पुराने जमाने से चला आ रहा है. सेकंड, it has to be continued, मतलब वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 2 साल प्रैक्टिस हुआ उसके बाद बंद हो गया, 10 साल उसके बाद आने वाले 10 साल फिर से प्रैक्टिस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट मस्ट बी कंसिस्टेंट, ठीक है. और तीसरा है कि इट मस्ट बी कंटिन्यूड विदाउट इंटरप्शन. फिर उसके बाद है दूसरा है कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूड. तीसरा है रीजनेबल, इट मस्ट बी रीजनेबल. चौथा है कि इट मस्ट बी सर्टन. एंड फिफ्थ पॉइंट इज इट मस्ट बी कंपल्सरी. And sixth is it must not be opposite to public morality. That is very important. If these 6 conditions are fulfilled, I'll repeat it again. First is ancient. Second, ancient condition, ancient पुराने जमाने से follow हो रहा है. Second is continued. Third is reasonable. Fourth is certain. Fifth is compulsory. And sixth is it is not opposed to public morality. If these conditions are fulfilled, then as per English morality, this becomes important because this becomes a valid custom as per English law. But अगर हम बात करें इंडियन लॉ की what are the requisites to be followed for a custom to become valid as per Indian law, then those are it must be immemorial. उसका बहुत लंबे समय से यूज हो रहा है.
बहुत पुराने टाइम से, इट मस्ट बी इमेमोरियल, इट मस्ट बी रीजनेबल, इट मस्ट बी कंटिन्यूड विदाउट एनी इंटरप्शन, एंड इट मस्ट बी सर्टन। सर्टन, कंटिन्यूड विदाउट इंटरप्शन, रीजनेबल एंड मस्ट बी इमेमोरियल। ये चार कंडीशंस अगर रिक्विजिट्स फॉलो हो जाती हैं, देन एज पर इंडियन लॉ अ प्रैक्टिस इज कंसिडर्ड एज अ वैलिड कस्टम। नाउ ये हो गया हमारा कस्टम का। अब हम बात करेंगे राइट्स की। तो बेसिकली राइट क्या होता है कि earlier there was a controversy with regards to some courts has led to the judgment that right includes only corporeal rights or right includes only incorporeal rights, but later on it was clarified, and now the current position is that right includes public right, private right, corporeal right and incorporeal right. It includes all the rights, right? So now since we have understood what are customs, what are rights, now we shall come to the actual point of discussion, that is section 13, which talks about facts relevant when right or custom is in question. कभी भी कोई right or custom question में है, then all those facts which are relevant have to be taken into consideration. तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज there was a question as to whether A has a right of fishery or not. तो यहाँ पर right of fishery is in question, all right? तो अभी हम सेक्शन जो बात कर रहे थे कि जो भी फैक्ट्स रेलेवेंट हैं विद रिगार्ड्स टू एनी राइट और कस्टम विच इज इन क्वेश्चन, तो उन फैक्ट्स को टेकन इनटू कंसीडरेशन लिया जाएगा। बट अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल में सपोज ए इज द क्वेश्चन इज वेदर ए हैज अ राइट टू फिशरी और नॉट, तो यहाँ पर उसका एग्जिस्टेंस ऑफ राइट टू फिशरी क्वेश्चन में है, देन फॉलोइंग फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट। कौन कौन से फैक्ट? जैसे कि देयर वाज अ डीड कन्फरिंग द राइट ऑफ फिशरी टू एज एंसेस्टर्स। ए के पूर्वजों को एक डीड के थ्रू ए के पूर्वजों को ही राइट टू फिशरी मिला था। सो दैट फैक्ट बिकम्स रेलेवेंट बिकॉज दैट विल प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट ऑफ फिशरी। दूसरा फैक्ट है कि देयर वाज अ मॉर्टगेज ऑफ राइट ऑफ फिशरी बाय ए। अगर आपके पास किसी चीज का राइट है तभी तो आप वो मॉर्टगेज कर पाएंगे, तभी तो आप वो किसी और को दे पाएंगे। सो दैट फैक्ट अगेन बिकम्स रेलेवेंट कि there was a mortgage of right of fishery by A. Now comes to third point, that is instances in which A's father exercised the right. So all those instances in which A's father has exercised his right also becomes relevant. Reason being कि अगर आपके पास आपने जो भी आपके पास जो राइट है, अगर आप वो एक्सरसाइज करेंगे, सपोज एट द टाइम ऑफ entering into any transaction, at the time of mortgage, at the time of redemption of mortgage, आप वो अब राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो द इंस्टेंसेस, द सिचुएशंस इन विच यू हैव एक्सरसाइज्ड दिस राइट आल्सो बिकम्स रेलेवेंट। कमिंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट, द इंस्टेंसेस इन विच द एक्सरसाइज ऑफ राइट वाज अपोज्ड बाय एज नेबर। अगर आप कोई राइट एक्सरसाइज कर रहे थे तो वो सारे इंस्टेंसेस जिसमें आपकी इस प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइजिंग राइट को किसी ने अपोज किया, वो फैक्ट भी रेलेवेंट हो जाते हैं, बिकॉज ये सारे फैक्ट्स अल्टीमेटली ये प्रूव करते हैं दैट देयर वाज एग्जिस्टेंस ऑफ राइट ऑफ फिशरी टू ए, एंड दैट्स व्हाई दीस फैक्ट्स आर रेलेवेंट। सेक्शन क्या बोलता है कि फैक्ट्स आर रेलेवेंट व्हेन द राइट और कस्टम इन व्हेन देयर इज एनी राइट और कस्टम इन क्वेश्चन। तो दीस फैक्ट are relevant because these fact determines the right of fishery, because these fact determines the right and custom of the A. तो ये हो गया इलस्ट्रेशन। अब इस इलस्ट्रेशन के बेसिस पे हम सेक्शन की एक्चुअल वर्डिंग्स को समझेंगे। सेक्शन ये बोलता है कि व्हेन क्वेश्चन इज अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और क्वेश्चन और एनी कस्टम, क्या कोई पर्टिकुलर राइट है, एग्जिस्ट करती है, या कोई कस्टम एग्जिस्ट करता है, अगर इन दो चीजों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, देन following fact becomes relevant. कैसे? Following fact becomes relevant means any transaction by which such right or custom is created, claimed, modified, recognized, asserted or denied, or if there is any inconsistency with the existence of such right, all those transaction becomes relevant. ठीक है? Why these transaction becomes relevant? Because these transactions deals with existence of that right or custom, so they become relevant if it provides for any if it leads to creation of any right or custom, if any right or custom is claimed through this transaction, or it is modified, or it is recognized or asserted or denied, or there is any inconsistency with existence, then this transaction becomes relevant. ये सिंपल सी बात बताता है। सेकंड चीज जो ये बोलता है कि other particular instances in which such right or custom has been claimed, recognized, exercised, asserted, departed or disputed, then those particular instances also become relevant. मतलब उसने दोनों चीजों को कवर कर दिया। पहला transactions through which the right or custom is claimed, exercised, denied or asserted, और यहाँ पर उसने particular instances भी कवर कर दिए कि the instances in which such right was exercised.
तो अब देखो इसी सेक्शन को हम इलस्ट्रेशन से लिंक करते हैं, जो अभी हमने राइट टू फिशरी वाला समझा कि द डीड कन्फरिंग द राइट ऑफ फिशरी is important, is relevant because it is a transaction through which the right of fishery was created. अभी अपन ने सेक्शन में क्या पढ़ा कि एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम इज क्रिएटेड. तो यहाँ पर जो डीड असाइन हुई थी एज एंड सिस्टर को अबाउट राइट ऑफ फिशरी, दैट डीड वाज क्रिएटिंग द राइट ऑफ फिशरी. ऑलराइट, सो बाय दैट डीड द राइट ऑफ फिशरी वाज क्रिएटेड, सो दैट डीड बिकम्स अ रेलेवेंट फैक्ट. नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट कि हमने वो मॉर्टगेज वाली बात करी थी कि ए मॉर्टगेज करता है राइट ऑफ फिशरी, तो वो मॉर्टगेज करता है तो बाय वे ऑफ मॉर्टगेज ही इज transferring the right to fisheries, right? So that is again a transaction which becomes relevant, and that's why these facts are basically relevant so as to prove the existence of right or custom. That's it for today. आज हमने डिस्कस किया सेक्शन 12, 13. 12 बहुत छोटा था रिलेटिंग टू अमाउंट ऑफ डैमेजेस. 13 में थोड़ा सा टिपिकल था बिकॉज इट डेल्ट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ राइट एंड कस्टम, बट अगेन उसको आप इलस्ट्रेशन से समझेंगे तो बहुत सिंपल है. ऑल दोज फैक्ट्स विच proves the existence of right or custom becomes relevant. And that's it for today. Now अगर आपको वीडियो पसंद आई तो then don't forget to like and share and subscribe. Goodbye. Thank you.